हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआरके स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो एएलपी के लिए 2018 में हुए थे, तो उनकी हम कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे। जैसा कि जो इससे अगली वाली क्लास था उसमें सेट फर्स्ट कराया था, वो आपका था 9 आठ 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का। और ये वाला ये जो वीडियो है इसमें हम क्या 9 आठ 2018 की सेकंड शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ था उसका हम जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो आपको कराने वाले हैं। तो इसी तरह इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो जो आपके जो आगामी वैकेंसी हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा साबित होंगे, क्योंकि बच्चों को इससे ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये इसका सेट 2 है। सेट 2 में इसका पेपर दूसरा होगा, तो यहाँ देख लीजिए। और जैसे चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एएलपी की कर रहे हों, तो कुल मिला के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और पीएसयू एकदम सेल गल वेल एनटीपीसी वो भी लोग इसे देखते रहें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन के बारे में हम बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है एप्लीकेशन का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका एमआरके स्टडी नाम से एप्लीकेशन होगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें। उस पर ये सारा आपको डाटा मिलेगा, जैसे फ्री टेस्ट हैं और फ्री पीडीएफ हैं और नोट्स भी हैं। तो नोट्स खासतौर पर अभी टेक्निकल एग्जामों के लिए पढ़े हैं, तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं कि नीचे दी गई भिन्नों में से 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो जो नीचे भिन्न दी हुई है उसमें से हम किसी भिन्न में अगर क्या जोड़ें जो 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। जो नीचे भिन्न दी हुई है उसमें अगर हम 5/8 जोड़ देंगे तो वो भिन्न कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5/8 भिन्न दी हुई है, कितना दिया है 5/8। तो 5/8 को हमें 1 में बदलना है, तो इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3/8 यही तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम ऐसा देखते हैं कि इसमें 3/8 ऐसी कौन सी भिन्न है जो 3/8 बन जाए। तो अगर 3/8 जोड़ देंगे तो ये 8/8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमें जोड़ना क्या है 3/8। अब इसमें देखते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न 3/8 हो जाती है। अगर इसे आप करोगे तो 6 चौक 24 कितने बार 1/4 हो जाएगी ये। अब ये कट नहीं सकती है, तो ये क्या 5/2 ही रहेगी। अब इससे देख लीजिए आप, अगर इससे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 3, और 2 से नीचे काटोगे तो नीचे कितना बच जाएगा 8। इसी की मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि 5/8 में हम 3/8 जोड़ रहे थे, जब भी तो 1 बन रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा 6/16। और ये इस अगर हम चौथी को भी देखते हैं तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3/6 है, वो 6/3 है। तो 3 से 6 काटोगे तो इसका आंसर कितना आ जाता है 2। तो कुल मिला के जो आंसर है इसका क्या होगा, सी की वैल्यू क्या दी है 6/16। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दिया, एक तरफ रेशियो दिया है और दूसरी तरफ उनका नंबर दिया है कि आम और नीम के पौधे कितने हैं। तो आम के पौधे प्लस नीम के पौधे ये कितने दिए हैं 361, और आम के पौधे और नीम के पौधे का अनुपात कितना दिया है 8:11। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर इन दोनों को जोड़ लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो 8 और 3 कितने हुए, वो 8 + 11 कितने हुए 19। अब जो अनुपात में दिए होते हैं तो इसका हम क्या कर लेते हैं, कोई x मान लेते हैं इसके गुणक में। तो ये कितने हो गए 361। अब 11 और 8 कितने हुए 19x हुए, और 19x बराबर कितने 361। अब हमें पता है कि 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो 19 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने बार 19 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई 19। जब 19 आ गई तो यहाँ हम देखते हैं, अब वो पूछ क्या रहा है, तो बगीचे में नीम के पौधे कितने थे। अब हमें पता है कि नीम के पौधे का अनुपात क्या है 11 है, यही तो है। तो नीम के पौधे कितने हो जाएंगे हमारे 11x, और 11 × 19 इसका गुणा करो, जिसके पीछे 9 आ रहा हो वही आंसर होगा। इकाई अंक से देख लो, तो 9 किसके पीछे आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। तो वैसे भी करके देख लो, 11 का 9 बार करोगे तो 99, या 9 हासिल 9 हो गई, 11 का 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20। तो 209 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यह निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज 375 रुपये अधिक होता। मानो 4 वर्ष के लिए किया गया 7.5% पे। अब वो क्या कह रहा है कि यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता, अब क्या 4 से
के बाद ही तो 5 आएगा, अर्थात 1 वर्ष और अधिक होता तो कितने रुपए मिल जाते? 375। यहाँ खाली 5 ना लिख के वो ये कह देता कि 1 वर्ष के लिए और होता तो क्या हो जाता? 375 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है? तो यहाँ देख लीजिए, जो मानो 4 से 5 कितना अंतर आया? 1 वर्ष का ही तो अंतर है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 7.5%। कितना ब्याज मिल रहा है? 7.5% ही तो मिल रहा है, वार्षिक है ना, 7.5% वार्षिक। तो 1 वर्ष में 7.5% वो 7.5% वार्षिक दर है, तो दर से ही मिलेगा। तो 1 वर्ष में 7.5% ब्याज मिल रहा है, तो और इधर रुपए में दिया है, और 1 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिल रहा है? 375 रुपए। तो ये 7.5% की वैल्यू 375 के बराबर हो जाएगी कि नहीं? अर्थात जो ब्याज दर दी होती है वो 1 वर्ष के लिए दी है। तो अगर साधारण ब्याज है तो जितना ब्याज की दर दी होगी उतनी ही परसेंटेज आपको ब्याज हो जाएगी। तो 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 7.5% के बराबर हो जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 1 वर्ष के लिए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5वें वर्ष के लिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देख लीजिए, अब ये क्या होगा? 7.5% दिया है, 7.5% ही तो दिया है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 375 के। अब उसमें पूछा क्या है कि आरंभ में निवेश की राशि कितनी थी, तो हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, अर्थात मूलधन निकालना है। क्या निकालना है आपको? मूलधन या प्रिंसिपल। अब देख लीजिए, ये 7.5% किसके बराबर है? इतने के। तो 100% निकाल लीजिए, 100% ही तो मेरा मूलधन होगा। तो 375, और जो 100% होगा वो हमारा क्या होगा? पी होगा। तो 375। अब यहाँ 7.5% बराबर न दिया, तो 100% क्या हो जाएगा? ये 7.5 नीचे आ जाएंगे, या 7.5, जिसका निकालना होता है उसका गुणा, और जो दिया होता है उसका भाग। पॉइंट से ये हटाओ, एक यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। अब ये काट लीजिए, 75 पंजे कितने होते हैं? 375, यही तो होते हैं। अब 5 बार कटा तो यहाँ बचा कितना? 5 इंटू 1000। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्रिंसिपल की? 5000। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये आंसर, इसका आंसर कितना आएगा? 5000। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 पाइप हैं और एक साथ काम करते हुए क्रम से एक टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप है वो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि टंकी 1/12 भरी हुई थी। 1/12 भरी हुई थी तो खाली कितनी हो जाएगी? टोटल 12 भाग थे, उसमें 1 भाग भरा है, तो कितना भाग खाली होगा? 11। तो जो खाली होगी वही तो हमें भरनी पड़ेगी, तो 11/12 हमें टंकी भरनी है। तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो देख लीजिए, कोई 3 पाइप हैं, तो जैसे कोई ए बी और सी, ए मान लेते हैं हम। ए कितने में भरता है? 3 घंटे में। बी भरता है 4 में, और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है 8 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, 3 का भाग दो 24 में, तो कितने बार जाएगा? 8 बार, अर्थात इसकी क्षमता कितनी हो गई? 8, अर्थात 1 घंटे में ये 8 यूनिट भरेगा, और ये 4 6 24, तो ये 6 यूनिट भरेगा, और ये 8 3 24, तो ये 3 यूनिट खाली करेगा। जो खाली करता है उसे हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। तो कुल मिला के 8 और 14, 14 में से 3 गए तो 11। कुल मिला के जो 1 घंटे में वो कितना यूनिट भरा जा रहा है? 11। अब बात करते हैं हम इधर, तो टंकी पहले कितनी भरी हुई थी? 1/12, तो खाली कितनी थी? 11/12। तो इसका हम क्या कर देंगे? 11/12, तो खाली होगी उसी को ही तो हम भरेंगे। तो 11 यूनिट भरा जाता है घंटे में, 11/12 इसका निकाल लीजिए, तो 12 दूनी 24, अर्थात मुझे कितना भरना है? 22 यूनिट भरना है। अब 1 घंटे में मेरा कितना भरा जा रहा है? 11 यूनिट। तो 22 यूनिट कितने टाइम में भरा जाएगा? तो 22 बट्टे क्या कर दोगे? 11, 11 दूनी 22, अर्थात जो आंसर होगा वो कितना आया? 2 घंटे। ठीक है, तो अर्थात टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 2 घंटे में। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 2 घंटे कहाँ दिया? ए ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। या 3x² + ax + 4 फिर दिया है x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, तो a का मान क्या होगा? जब कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो इसके बराबर हम 0 रख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? जो आपका इक्वेशन दिया होगा उसमें। जैसे इक्वेशन है, ये वैल्यू है, तो जैसे दिया है कि 3x² + के ax + 4। अब ये किससे डिवाइड है? x - 5 से डिवाइड है। जब x - 5 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे? x - 5 = क्या कर देंगे? 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी x = 5। और जो भी वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे? इस समीकरण में रखेंगे। तो x = 5 इसमें रखोगे समीकरण में, तो यहाँ रखो आप। तो 3x की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का वर्ग, और प्लस a, x की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 + 4।
और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस समीकरण के बराबर क्या रख लेते हैं, 0 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए 3 और 5 का बराबर कितना हो जाएगा 25, और 5 का ए से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे 5a + 4 बराबर 0। अब यहाँ 75 75 और 4 कितने हो जाएंगे 79, तो 5a इक्वल टू कितने हो गए 5a + 79 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 5a इक्वल टू माइनस के 79 और a इक्वल टू माइनस के 79 बट्टे कितने हो जाएंगे 5। अब इसका इसमें भाग दो तो हमें पता है जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो 5 एकन 5। अब इसमें दो कितने बचे 4 49 हो गए, तो 5 में 45 वो सॉरी 29 हो गए, 29 हो गए क्योंकि दो ही तो बचे थे। अब यहाँ पे 29 में 5 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितने बचेंगे 4 नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ, कितने हो गए 40 और 5 अट्ठे 40। तो जो वैल्यू आई ए की वो कितनी आई हमारी ए इक्वल टू माइनस के 15.8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए माइनस के 15.8 कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्न को हल करें। अब ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है, तो ये बोर्ड मास की तरह होगा जैसा कि हम बता भी चुके हैं आपको। तो बोर्ड मास, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिखाई देता है फिर काकी के, फिर क्या डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या है ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले किसको हटाएंगे हम। सबसे पहले हम ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को हटाएंगे, उसके बाद काकी के, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो ये सब देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए ये आपका क्या लगा है, अगर देखो कोष्टक दिया, कोष्टक के अंदर भी जो भी सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए तरीका यही होगा। अब अंदर वाला देखते हैं तो ये 32 है और ये 96 है, तो 32 तीन कितने होते हैं 96, दोनों में चिन्ह सेम है, तो इसका इससे माइनस खत्म हो गया प्लस हो गया, कुल मिला के ये कितना बचा, और प्लस का ये आगे माइनस लगाए तो माइनस का बचेगा। 32 तीन कितने हो गए 96, तो यहाँ कितने बचे माइनस के 3, और उससे पहले किसके दिया है माइनस के 45, यही तो दिया है, कोष्टक बंद कर दो। और उसके आगे कितने दिया माइनस के 1/4। तो अब ये हल करते जाओ, तो माइनस के 1/4 और माइनस के 45 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 48। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से ये काटो तो ये कितने हो जाएंगे 12, अर्थात जो वैल्यू आई वो किसकी आएगी प्लस की, तो प्लस के 12, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि एक व्रत है, एक व्रत पर एक दूसरे पर 75 मानो 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। तो कुल मिला के देखो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा चित्र देख लेते हैं जैसा कह रहा है वो। जैसे कोई व्रत है, क्या है ये व्रत है आपका, और यहाँ क्या है कोई, वो कह रहा है झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। तो ये स्पर्श रेखा मैंने खींच ली, ये स्पर्श रेखाएं खींच ली, इसका कोई केंद्र बिंदु होगा, अब केंद्र बिंदु होगा तो केंद्र को मान लिया मैंने ओ। अब वो कह रहा है स्पर्श रेखाएं खींचनी आवश्यक, स्पर्श रेखाओं की वृत्त की उन त्रिज्याओं के, स्पर्श रेखाओं की वृत्त की उन त्रिज्याओं के। अब देखो स्पर्श रेखाओं की वृत्त की ये यहाँ से ये खींचेंगे तो त्रिज्या ही तो हो जाएगा, यहाँ से ये खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा ये त्रिज्या हो गया एक, और एक हो गया आपका ये त्रिज्या। तो कुल मिला के यहाँ दो त्रिज्या हो गई आपकी, और ये कैसे स्पर्शी को तो कर रही हैं, ऐसे हम पी मान लेते हैं, ऐसे नाम दे दो ए और ऐसे दे दो बी, और इसे एक डायरेक्ट और खींच लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेखा है बीच वाली ये इसे क्या करेगी समद्विभाजित करेगी, और वो क्या कह रहा है कि अगर ये क्या है ये पूरा एंगल दिया है, जो एंगल पी है आपका इसकी वैल्यू दी है 75 डिग्री। अब ये जब पूरा 75 है तो ये भी कैसे है समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 37.5, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 37.5। तो यहाँ समझने की बात है। अब ये देख लीजिए, अब देखो जैसे केंद्र से लंब डाला जाएगा तो ये वाली स्पर्श रेखा को कितने डिग्री पे करेगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा, जो केंद्र से ये डाला गया लंब ये वाली स्पर्श रेखा पे कैसा होगा लंबवत होगा, लंबवत होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 का, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। कोण बी भी 90 का होगा, कोण ए भी 90 का होगा, और ये कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या निकालना है, ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी। अब हमें ज्ञात कर सकते हैं कि मानो ये ट्रायंगल हो गया आपका जैसे ओ ए पी या पी ए ओ, और ये यहाँ देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज मानो कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जब मानो एक 90 दिया है एक 37.5 दिया है, तो जो भी इनकी वैल्यू 180 में से घटा दें तो इसका हमें वैल्यू पता चल जाएगा। और
इसकी भी वैल्यू हम निकाल लें। तो ये पहले की निकाल लीजिए आप। तो त्रिभुज, अब यहाँ पे आपका कौन सा बचा, ये आप निकाल लीजिए। तो ये आपका पी ओ ए या ए ओ पी, तो ए ओ पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी ओ पी। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, तो ए ओ पी और बी ओ पी ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये वाला जब दो एंगल दिए हैं तो एक की हम वैल्यू निकाल लें तो नहीं, दूसरे की वैल्यू ये हो जाएगी ये वाली, और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और ये तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, एक की किसी की निकाल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है ए ओ पी निकाल लेते हैं। तो ए ओ पी मेरा क्या हो जाएगा, ए ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस के कोण ए पी ओ प्लस ए पी ओ प्लस पी ए ओ या कोण ओ ए पी। अब हमें पता है कि ये तो हो गया 180। अब ये कितना ए पी ओ कितना दिया है 37.5, और ये कितना दिया है ओ ए पी 90। तो यहाँ पे अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 127.5 ये हुआ। अब इसमें से इसे घटाओगे तो ये बचेगा 52.5। अर्थात जो ये वाली वैल्यू है ए ओ पी और बी ओ पी कितने दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए ओ पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए ओ पी की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई तुम्हारी 52.5। अब इतनी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बी ओ पी हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में बराबर है। जब ये बराबर, अब इन दोनों का योग वो किसके बराबर होगा, ए ओ बी के। तो कौन हमें क्या निकालना है, ए ओ बी। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा 52.5 इंटू क्या कर दो इन दो, तो इसका कर लो आप। तो 5 दूनी 10 हो गए, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गए, और 5 दूनी 10, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए आप। अर्थात इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ए ओ पी की 105। एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब इसमें 105 डिग्री दिया है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ, चलो ये इंग्लिश में टाइप हो गया, आप देख लीजिए। कुल मिला के क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ये दिया है कि क्वार्टर पावर 4 कोई सी मानो कोई एंगल दिया है, और उसके बाद कॉट स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है आपको 3। तो यहाँ समझ लीजिए, या थीटा समझ जो भी दिया हो आपका रेशियो में वो देख लीजिए। तो ये कॉट पे पावर 4 है प्लस कॉट स्क्वायर पे पावर 2 है, वो कॉट पे पावर 2 है इक्वल टू 3 दिया है। तो यहाँ देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इतना हमें पता है कि इसको हम बदल लेते हैं कुछ, कि कॉट पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया है, ठीक है। या ऐसे लो थीटा ही मान लो, थीटा कर लेना, ठीक है। तो ये थीटा दिया है सारा, तो ये कॉट पावर 4 थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक बार देख लीजिए कि ये दिया आपका कॉट पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब इससे हम क्या कर लेते हैं कि इसमें मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसका इसमें भाग दोगे तो भाग में गाते घट जाती हैं, कितना रह जाएगा, 2 ही तो रह जाएगा। और इसका इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 बराबर 3। अब हमें पता है कि सब समीकरण में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे उसकी जगह में ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज और यहाँ देख लीजिए, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि इससे यहाँ पे देख लीजिए आप, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू पुटअप करते जाओ, तो कोसेक पे पद में ही तो हमें लाना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये दी है, इससे हम रख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और कॉट स्क्वायर थीटा +1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा से होगा तो कोसेक पर पावर कितना आ जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, माइनस।
और कोसेक का 1 से होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 3। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसी का ही तो पूछ रहा था वैल्यू। तो कुल मिला के जब ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है तो अगर हमारे पास समय कम है तो जो भी दिया है, जैसे इसके बराबर में 3 दिया है आंसर, तो आंख मीच के अगर समय का अभाव है तो जितना यहाँ दिया है उतना ही हम यहाँ पे आंसर लगा देंगे, अगर समय का अभाव है तो। वैसे तो आप सॉल्व करके लगाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 दिया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए कोष्टक बंद माइनस के 3ab सी। तो ये चीज़ होता है माइनस नहीं यहाँ प्लस 3abc। ठीक, तो ये चीज़ देख लीजिए। अब हमें इसमें वैल्यू दे रखी है कि abc की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या दिया 0, तो abc की वैल्यू हम 0 लगाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जब abc की वैल्यू 0 हो तो 0 का किसी संख्या से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वो पूरा। तो ये क्या हो गया, ये सारा 0 हो गया। क्या बचा खाली 3abc। यहाँ पर रख लो कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या दिया हो 0। जब 0 दिया हो तो ये सारा क्या हो जाएगा, इतना पार्ट 0 हो जाएगा और क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 3abc। अब वो पूछ किसकी रहा है वैल्यू, इसके स्क्वायर की, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर कर दें और इधर भी क्या कर दें 3abc का होल स्क्वायर कर दें। तो वैल्यू हमें इसी की निकालनी है। तो 3 का वर्ग करोगे 9, ए का वर्ग करोगे ए स्क्वायर, बी का वर्ग करोगे बी स्क्वायर, सी का वर्ग करोगे सी स्क्वायर। अर्थात जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, वो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देख लो ये ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। तो यही मेरा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन तो यहाँ दिया है कि एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा की 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 है। तो कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का संयुक्त माध्य लगभग कितना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य दिया है, 25 बॉयज की लंबाई का माध्य कितना दिया है 150 सेंटीमीटर। तो 25 बॉयज की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, अर्थात 150 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, ये टोटल लंबाई हो जाएगी सेंटीमीटर में जो भी आए। जैसे 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 हो गई। तो ये कितना टोटल हुई लंबाई 3750। और उसके बाद में हम देखते हैं, अब वो कह रहा है अगले पेज पे देख लेते हैं कि 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य 145 है। तो 35 गर्ल की लंबाई का माध्य कितना दिया है 145। तो अब यहाँ देख लीजिए, तो 35 लड़कियों की कुल लंबाई, तो 35 लड़कियों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 35 इंटू 145। तो कर लीजिए आप गुणा। तो 35 का 5 से करोगे तो 35 पंजे कितने होते हैं 175 और 35 जब 140, 140 और 17 157 और 35 एकन 35, 35 और 15 कितने होते हैं 50। तो ये टोटल लंबाई हुई। अब कुल लंबाई लड़के और लड़कियों की 25 वो हैं और 35 ये हैं, कुल कितने हुए 60। तो सभी बच्चों या 60 बच्चों का माध्य, यही तो ज्ञात करना है। तो कुल मिला के लड़कों का लिख लो कुल लंबाई और लड़कियों की लंबाई बट्टे कुल लड़कों की संख्या, माध्य औसत एक ही बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले कितना दिया है आपका 3750 प्लस 5000
75 बट्टे क्या हो जाएगा 60, जो भी आए वो कर लीजिए आप। 5 हो गए ये, उसके बाद 7 और 5 कितने हो गए 12, और 7 और ये कितने हो जाएंगे 8, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 बट्टे 6 60। तो जो भी है आप निकाल लीजिए, लगभग में आ जाएगा आपका। तो 5 से काट दीजिए, तो 5 5 3 और 15, वो सॉरी 5 एकन 5, और यहाँ कितने हो गए 35, तो 5 सत्ते 35, फिर कितने बचे 3, तो 5 छिंगे 30 और 5 25 बट्टे 6। तो संयुक्त माध्य लगभग होगा, लगभग में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और 36 18, वो 12 5 से काटा तो यहाँ 12 आ जाएंगे, सॉरी 12, तो 12 का भाग दीजिए, तो 12 एकन 12, कितने बचे 5, यहाँ कितने हो गए 56, तो 12 चौक 48, कितने बचे 8, और 12 3 36, और 9, तो 12 सत्ते 84, तो लगभग 144 सेंटीमीटर के समथिंग मान लीजिए। हाँ 143 दिया तो 143 लगा ली, जो भी हो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि 27 माइनस के कोष्टक में दिया 38, माइनस के फिर कोष्टक दिया 46, माइनस के फिर कोष्टक दिया 15, माइनस के 13, माइनस के 2 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए कि माइनस के 13 और माइनस के 2 कितने हुए माइनस के 15, और ये प्लस के 15, तो माइनस के 15 प्लस के 15 ये समाप्त हो गए। अब इसके बाद क्या बचा आपका, वो उसे हल कर लीजिए। तो 27 और माइनस कोष्टक लगा लीजिए, तो कितना दिया 38। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ कितने बचे 46 बचे, और ये माइनस का आगे से हो रहा है, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 46। अब यहाँ देख लीजिए प्लस के ये माइनस के, तो किसके बचेंगे माइनस के, और माइनस के कितने बचेंगे 8 में या 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ही तो बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो वो सॉरी 27 प्लस कितने 8, और 27 और 8 कितने होते हैं 35, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन तो निम्न में से कौन सा न्यूनांक भिन्न है, न्यूनांक मतलब ये हुआ कि न्यूनतम, न्यूनतम, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये दिया 91/15, अर्थात इसका 15 छिक्के 90, लगभग अंश है वो 6 गुना है। यहाँ पे अभी देख लीजिए 26, तो 25 26 कितने होते हैं 78, यहाँ भी देख लो 3 गुने से एक अधिक है। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ 112 और 105, यहाँ पे हर ज़्यादा है और अंश कम है, और यहाँ पे क्या है 17 और 41, 17 51, तो कुल मिला के 2 गुने से अधिक है। और यहाँ पे क्या देखो, सारे जो 3 भिन्न दिए हैं इसमें क्या हर छोटा है और अंश बड़ा है, और ये वाली भिन्न इसमें क्या हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो कुल मिला के न्यूनतम भिन्न क्या होगा, जिसका क्या होगा अंश कम है और हर ज़्यादा है, तो यही न्यूनतम होगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है और मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए आप कि जो रेशियो, जो दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मानो टोटल, और मिश्रण की कुल मात्रा कितना है 21 लीटर। जैसे मिश्रण दिया है आपका, मिश्रण की कुल मात्रा कितना है 21 लीटर। अब इसमें क्या है 21 लीटर में मिल्क भी है और वाटर भी है। अब देखिए मिल्क की मात्रा कितना है 2/3, अगर आप 21 का 2/3 करोगे तो ये क्या हुआ 7, और 7 दूनी 14, अर्थात जो 14 है लीटर वो क्या है दूध। तो पानी कितना हो जाएगा 21 में से 14 गए तो 7 लीटर पानी हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, इसमें 4 लीटर और ऐड कर दो। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 14 ये हो गया और 11 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 25 लीटर। अब वो पूछ के रहा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताओ, 25 में से दूध कितना है 14, तो यहाँ क्या करेंगे दूध का प्रतिशत, तो 14 बट्टे क्या हो जाएगा 25 इंटू क्या कर देंगे 100 परसेंटेज के लिए, तो 25 चक 100, 14 चक कितने होते हैं 56, तो इसमें कितना परसेंटेज दूध रह गया 56%, 56 दिया वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कि माइनस के 261, सबसे पहले देखो इसमें देख लीजिए जो भी इसमें दिया है, जैसे माइनस के 261 प्लस माइनस के 380, फिर माइनस, फिर कोष्टक में फिर माइनस 521, फिर प्लस 821,
माइनस, फिर कोष्टक में माइनस। तो इसमें सबसे पहले हम चिन्हों का वो करते हैं, चिन्ह हटाते हैं। तो पहला आपका क्या दिया है, माइनस के 261। फिर देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के कितने हो जाएंगे 380। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के कितने हो गए 521। उसके बाद देखो यहाँ तो सही लिखा है, तो 821। इसके बाद देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 121। तो एक बार प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे, 1, और 8 और 6 कितने हुए 14, और 3 और 2 कितने हुए 5, 5 और 1 कितने हो गए 6। तो ये तो हो गए माइनस के। अब प्लस के देख लेते हैं। तो 1 और 1 और 1, तीनों के पीछे 1 1 है, तो 3 संख्या है, तो कितना हुआ 3। और उसके बाद देखते हैं 2 और 2 4, और 2 कितने हो गए 6, और 5 और 8 कितने हो गए 5, 5 और 8 13, और 13 और 1 कितने हो गए 14। तो ये जो प्लस के हैं वो 1463 हैं, और बाकी के जो माइनस के हैं वो क्या हैं, 641 हैं। तो आप देख लीजिए प्लस के ज़्यादा हैं तो घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे क्या हुए 4, 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो एक आगे से ले लेंगे, तो ये कितने हो गए 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 822। देख लीजिए जो भी दिया हो, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी हैं, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें पता है कि एक भुजा इसमें कितनी दी है 3, दूसरी कितनी दी है 4। तो इसमें क्या होता है ट्रिपलेट लग जाता है। जब एक भुजा 3 दी हो और दूसरी भुजा 4 दी हो और त्रिभुज समकोण बन रहा हो, तो हमें पता है कि कर्ण इसका कितना हो जाता है 5। कितना हो जाता है 5। अब एक बात यहाँ देख लीजिए, अगर वो कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमेशा जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया होता है और उसके परिवृत्त के बारे में पूछ रहा है, तो हमेशा जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो हमेशा कर्ण की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कर्ण की क्या हो जाएगी, आधी। अब ये हमें क्या बनाना है, इसका वृत्त बनाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ, तो हम क्या करें, जो सेंटर होता है उसे जो कर्ण का आधा होगा वहां पे, तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मानो हमारा एक वृत्त बन गया। अब जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी कितनी, 5/2 हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा परिवृत्त होगा, परिवृत्त की त्रिज्या, जो समकोण त्रिभुज होगा, कैसा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की माप दी है उसका आधा हो गया। अब वो पूछ के कह रहा है कि त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। तो r बराबर कितना हो जाएगा 5/2। अब त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो पाई, पाई की तो मान, पाई आर का मान कितना हो जाएगा 5/2 का वर्ग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 पाई। अर्थात 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 पाई। और ये क्या हो जाएगा आपका, अगर त्रिभुज की सेंटीमीटर में दी है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी दिया हो देख लीजिए आप, 6.25, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, कि सरल और मयूख, मानो सरल है और दूसरा है मयूख, एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। जो मयूख है वो काम को शुरुआत करता है और 1/3 काम करके क्या कर देता है, उस काम को छोड़ देता है। जब क्या होगा 1/3 काम कर लेगा तो शेष काम कितना बचेगा, 2/3 काम। और 2/3 काम को आगे कौन करता है ये देखिए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सरल कार्य को अकेले पूरा करता है, और इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। मतलब पहले वो करता है बाद में सरल करता है, तो कुल मिला के टाइम कितना लग जाता है, 40 दिन लग जाते हैं। यदि मयूख सरल से ज़्यादा तेजी से काम करता है, कौन ज़्यादा तेजी से काम करता है, मयूख, तो सरल अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा ना टफ टाइप का है, तो इसे समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के काम कितने दिन तक होता है, 40 दिन तक। और वैसे अकेले अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में हो जाता, 18 दिनों में। पहले ये समझ लो, अगर सरल
और प्लस मयूख, ये दोनों काम करते तो कितने दिनों में काम समाप्त होता? 18 दिनों में। पर क्या हुआ है कि इसमें दोनों ने एक साथ काम शुरुआत नहीं की है। पहले कौन करता है? म्यू करता है, वो कुछ दिन करता है और उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद फिर क्या कर, और 1/3 काम कर देता है। उसके बाद क्या कौन करता है काम? आपका सरड़ करता है। तो शेष काम को सरड़ करता है और टोटल काम को कितने दिनों में कर पाते हैं ये दोनों? 40 दिनों में। तो ये देख लीजिए टोटल काम है वो कितने दिन तक होता है? 40 दिन तक। और 40 दिन में देखो कौन कौन, पहले मयूख करता है और सरड़ करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मानो सरड़ कर रहा है काम x दिनों में, तो मयूख कितने दिन करेगा? 40 माइनस के x। टोटल काम 40 दिनों तक किया है इन दोनों ने, तो एक x करेगा तो दूसरा कितना करेगा? 40 माइनस के x। तो अब हम इसे ही देख लेते हैं। अब मयूख है वो काम का कितना भाग करता है? केवल 1/3 करता है। और जो सरड़ है वो काम का कितना भाग करता है? 2/3 काम करता है। और अगर ये दोनों एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में हो जाता है काम? 18 दिनों में। कितने में? 18 में। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि पहले क्या करता है, जो म्यूक है वो कितने में कर रहा है? 1/3 काम कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है? मानो एक दिन का निकाल लेते हैं तो 40 बट्टे, टोटल काम 1/3 किया तो एक दिन का निकाल लो तो 40 माइनस के x हो जाएगा इसका काम। और अब आ गया सरड़, बाद में सरड़ आ जाता है तो सरड़ क्या करता है? 2/3 काम करता है। कितना करता है? 2/3 करता है। और वो कितने में करता है? x दिन में। कितने में? एक 40 माइनस एक्स कर रहा है तो दूसरा एक्स में करेगा ही। और अगर ये दोनों एक साथ करते तो कितना टाइम लगता? 1/18। तो कुल मिला के ये दोनों करते तो 18 दिन लगता। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/18। तो ये जो भी वैल्यू निकाली गई है वो एक दिन के लिए निकाली गई है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये 18 कट जाएंगे। 3 3 और ये 18, ये 6 हो गए। अब इसे हल कर लीजिए, जो भी बचा, ये क्या बचा? 1/40 माइनस के एक्स प्लस 2 क्या बचा मेरा? एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1/6। अब इसे हल करना है तो x का x से करोगे x, और ये 40 दूनी कितने हो जाएंगे? 80, और माइनस के कितना हो जाएगा? 2x, और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा? बट्टे में हो जाएगा ये आपका x और 40 माइनस के x इक्वल टू 1/6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6x, और 8 छिंगे 48, और ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पे घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ ये 80 है, ये माइनस के या प्लस का है, ये माइनस के 2x हैं, तो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का एक बचेगा, तो ये माइनस के कर लो 6x, और 480 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? तो 40x, और माइनस के कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब चर राशि एक तरफ, मतलब कुल मिला के द्विघात समीकरण यहाँ बन रहा है, तो द्विघात समीकरण को बना लीजिए। यहाँ पे लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इस तरफ ये 40 आएंगे, 40 और माइनस के 6, तो माइनस के कितना हो जाएगा? 40x, और यहाँ पे प्लस के 480 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर गुणा करें तो कितना आए? 480, अगर उन्हें जोड़ते हैं तो कितने आ जाए? 46। तो 16 तीन कितने होते हैं? 48। अच्छा, 16 का गुणा 30 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 480 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 30x और माइनस के 16x प्लस के 480 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसे हल कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, वो सॉरी यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के 30, यहाँ पे क्या 16 कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस के 30 इक्वल टू 0। तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी। क्या? दो वैल्यू मिलेंगी। अब दो वैल्यू देख लीजिए, तो एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी, क्योंकि x माइनस के 30 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस के 16। तो एक तो वैल्यू 30 मिलेगी और एक तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 16। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें कह रखा है उसने कि जो म्यूनिक है वो क्या है? सरड़ से क्या है? तेज है, अर्थात उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है किसकी? म्यूनिक की, सरड़ की अपेक्षा। तो म्यूनिक कम समय में काम को करेगा और जो सरड़ है वो ज़्यादा दिनों में करेगा। तो यहाँ पे हम म्यूनिक की मान लेते हैं एक्स की, मानो जो एक्स की वैल्यू है वो 30 मान लेते हैं। तो जो म्यूनिक है यहाँ एक्स की 16 मानेंगे तो म्यूनिक की कितनी आ जाएगी? अगर एक्स बराबर हम क्या ले लेते हैं? 16, तो म्यूनिक है वो कितना आ जाएगा? 40 माइनस के 16, अर्थात अच्छा दो वैल्यू मिली हैं तो एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जो म्यूनिक है वो कितने में कर रहा है? 30 में मान लेते हैं हम। तो म्यूनिक माना कितने में कर लेता है? 30 में। ठीक है, तो हमारा वो कितने में करेगा? सरड़, सरड़ कितना करता है? 2/3x, यही तो है।
तो यहाँ पे कर लीजिए आप हल। ये 1 दिन का है तो पूरा काम कितने में करेगा, सरल 1 दिन में करता है ये, 1 दिन में इतना। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 3x/2, पूरा काम सरल करेगा कितने दिन में, 3x/2। तो 3x की वैल्यू 30 रख दो बट्टे 2, तो ये कितना हो गया 15। अब 15 तीन कितने आ गए 45। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो सरल पूरा काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। तो देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मेरी वर्तमान आय का 3/5 मतलब 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आय का 5/5 छठा है, अर्थात 5/6 है। तो मेरी 10 साल पहले आय उनकी आज से 4 साल बाद की आय होगी। मेरी वर्तमान आय कितने वर्ष है। तो आप देख लीजिए, तो मेरी वर्तमान आय का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई की आय का 5/6 भाग है। तो मेरी आय का अर्थात मैंने मान लिया 3/5 भाग, और यहाँ मान लिया x। अब वो कह रहा है मेरे चचेरे भाई, एक मेरा चचेरा भाई है उसकी आय का कितना है 5/6, और इसकी मान लेते हैं हम भाई। ठीक है, तो ये दोनों की आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम हल करके निकाल लेते हैं कुछ वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36/18, और बराबर कितना हो जाएगा 25/22। ऐसे ट्रांसफर कर लो तो 18x माइनस के 25/22 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले, तो मेरी उसकी x 30 और 10 साल पहले, तो x में से क्या घटाओगे 10 साल पहले आए, और उनकी आज से 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो अभी 22 है, और 22 में क्या करोगे 4 जोड़ दोगे। क्यों बाद की कह रहा है, बाद के लिए हम जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। इसे हल कर लीजिए आप। तो ये आपका क्या आ जाएगा x माइनस के 22 इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 14। तो ये आपका समीकरण 1 है, और ये क्या है 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करोगे समीकरण 1 व 2 को हल करो तो एक क्या है आपका 18x माइनस के 25y बराबर 0, और दूसरा आपका क्या है, और 2 में कितने का मल्टीप्लाई और कर दो तो ये बराबर हो जाएगा, किसी एक का कर दो, 18 का कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 18x 18y बराबर 14 इंटू 18। तो यहाँ देख लो, अब ये जोड़ने पे तो नहीं घटेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाओगे तो देख लीजिए आप, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस के हैं तो कट गए। अब ये माइनस के 25 हैं, प्लस के 18 हैं, तो किसकी वैल्यू बचेगी माइनस के 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 7y, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे जैसे बाई है, तो यहाँ मेरी आय के बारे में पूछ रहा है, तो हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि खाली हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम खाली जो x को बचाए रखेंगे और y को काट सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ 7y हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, और इधर कितना बचा 14 इंटू 18, और वो भी माइनस से माइनस खत्म और 7 से ये खत्म। तो 7 दूनी 14, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई 36, क्योंकि 18 दूनी 36। अब जब y की वैल्यू 36 आ गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 14 दी है, तो x माइनस के 36 इक्वल टू 14। तो x बराबर 36 और 14 कितने हो जाएंगे 50। तो कुल मिला के जो मेरी वर्तमान आय निकलेगी वो कितनी निकलेगी 50 वर्ष। सही, मेरा सही आंसर होगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं होगी अर्थात जिसका कोई मानो वर्गमूल या घनमूल नहीं लिया जा सके, क्योंकि सारी संख्या रूपों में दी हुई है। तो यहाँ देखो, जैसे ये 2 लिखा है, तो 2 लिखा हो या न लिखा हो और रूट लगा हो तो भी हम 2 ही मानते हैं। जैसे यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ भी हम 2 ही मानेंगे। अब 64 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका भी वर्गमूल लोगे तो भी 8 आ जाएगा। अब इसका देखो, जैसे ये 3 है तो ये क्या करेंगे, जैसे 8 है तो ये 8 पे पावर कितनी होगी 3, और इसका जो मानो ये घनमूल है तो इसे हम कितना मानेंगे 1/3, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अर्थात 8 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 2। अब यहाँ देखो, यहाँ भी हम कितना मानेंगे 2 ही तो मानेंगे। अब यहाँ पे देखो 8 या तो 2 का क्यू 2 मानो 8 का घनमूल 2 होता है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता है, घन होता है। तो कुल मिला के जो अपरमेय संख्या होगी, अर्थात परमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी अपरमेय होगी। अपरमेय कौन सी होगी, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके, क्योंकि ये नहीं लिखी जा सकेगी क्योंकि इसका रूट बाहर ही नहीं आएगा।
तो कुल मिला के इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। तो √8, क्योंकि इसका ना तो कोई वर्गमूल होता है ना तो कोई घनमूल होगा। वो घनमूल तो होता है लेकिन वर्गमूल नहीं होता है। तो कुल मिला के जो √8 है यहाँ पर 2 होगा तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो यही पर में अपरमेय संख्या होगी। अब देख लो कि ₹750 या ₹750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या होगा। आप यहाँ समझ लीजिए कि ₹750 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, पी हमारा कितना दिया है 750। अब बात करते हैं हम ब्याज की, तो यहाँ 3 महीने के लिए ब्याज कितना है, 3 मंथ का ब्याज कितना है 18 रुपये। तो 1 साल अर्थात 12 महीने का ब्याज क्या होगा, तो 12 इंटू क्या वो 12, तो मानो 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं 4, तो यहाँ हम कितने का गुणा करेंगे 4 का, कितने का गुणा करेंगे 4 का, ना तो 12 का कर दूँ, या तो 1 का निकाल लो, जैसे 3 महीने के लिए 18 तो 1 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ही निकाल लो। जैसे 3 के लिए कितना है 18, तो आपका 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू हम क्या करेंगे 12, लेकिन बट्टे में हम क्या कर देंगे 3, क्योंकि जो भी दिया है उसका गुणा, जो भी दिया है उसका हम भाग करेंगे और जो पूछ रहा है उसका हम गुणा करेंगे। 3 चक 12, 18 चक कितने हुए 72। कुल मिला के 1 साल में उसे कितना ब्याज मिल रहा है 72 रुपये, और वो कितने रुपए में मिल रहा है 750 रुपये पर। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर क्या होगा, तो जितना भी हमें ब्याज मिला है 1 साल में और कितने पे मिला है, तो उसके संदर्भ में हम निकाल देंगे, जो भी परसेंटेज आएगा वही मेरा क्या हो जाता है, रेट भी वही हो जाता है, वही ब्याज परसेंटेज हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए रेट आपका क्या हो जाएगा, कितना ब्याज मिला है 72 रुपये, कितने पे मिला है 750 पे, और इंटू 100, क्योंकि रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है, तो रेट प्रतिशत। तो ये देख लीजिए आप 25 × 75 और 25 × 100। अब ये देख लीजिए आप, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 बट्टे 30, तो यहाँ पे 2 भाग आप, तो 3 का अगर भाग दोगे 28 में तो कितने बार जाएगा, 3 में 27 9 बार, और उसके बाद 1 बचा, 3 छिंगे 18 तो 6। तो कुल मिला के अब ये पॉइंट ये 10 बचे, बट्टे 10 ही तो हो गया, 10 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9.6%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये शायद आखिरी क्वेश्चन है ये, तो इसे हम देख लेते हैं कि नीचे दी गई तालिका कक्षा 10 अनुभाग ए और अनुभाग बी की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। तो अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत दशमलव के पूर्णांक तक एक दशमलव पूर्णांक तक कितना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 2 अनुभाग दिए हैं, अनुभाग आपका क्या होगा, अनुभाग ए दिया है और अनुभाग बी दिया है। अब उसमें ये कह रहा है कि अनुभाग ए और बी की जो मध्यावधि दी हुई है और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण दिया है। तो हमें क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो जो अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो दोनों का हम जोड़ लेते हैं कि अनुभाग ए में कितने छात्र हैं, अनुभाग बी में कितने छात्र हैं, और अनुभाग ए के छात्रों का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो जोड़ो पहले, अनुभाग ए में कितना होगा, तो 8 और 4 12, 12 और 6 कितने हुए 18, 18 और 4 कितने हुए 22, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 112 हुए। अब यहाँ जोड़ लीजिए 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 कितने हुए 17, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10। तो कुल मिला के ये आपका कितना हो गया, एक दिया है आपका, एक बार फिर काउंट कर लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो, 8 और 4 12, 12 और 6 कितने हुए 18, 18 और 4 22, 2 2 4 1 5, 5 और 6 11। इधर भी देख लीजिए 3 और 2 5, 5 और 7 कितने हुए 5 और 7 12, 12 और 5 17 की 7, और यहाँ 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10। तो यहाँ पे देख लीजिए अब किसका पूछा है, अनुभाग ए का, तो अनुभाग ए का आप निकाल लीजिए और ये टोटल जोड़ लीजिए, टोटल कितना हुआ 7 और 2 9 और 1 और 2, कुल मिला के ये कितना हुआ टोटल 219। तो 219 में अनुभाग में ए में कितने 112, तो ए अनुभाग में परसेंटेज या ए का प्रतिशत बताओ, तो 112 कितने में से है 219 में से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी वैल्यू आए, तो ये 219 का भाग दो 112 में, तो 2 और परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो 112 में आप 219 का भाग दो, तो ये आपका आएगा लगभग, ऐसे 20 मान के करोगे
फिर भी ये 220 हो जाएगा, तो यहाँ काट लीजिए और इसे 110 माइनस कर लो, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 51.1 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो कुल मिला के जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 51.1%। इसमें कौन सा दिया ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर होगा। तो कुल मिला के जो भी आपके जो 9/8/2018 की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम थी, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो सारे इसी में इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और कृपया करके ऐसे हम मानो जितने भी आपके शिफ्टों में एग्जाम हुई है, सभी शिफ्टों से मैथ के क्वेश्चन हम ऐसे लेके आते रहेंगे। तो कुल मिला के इन सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और ये वीडियो अकेली उसी के लिए नहीं है, जैसा कि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या आप क्या कहते हैं जेई की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कृपया करके इस वीडियो को देखें। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा ये MRK स्टडी नाम से एप्लीकेशन है, उस पर इसकी जो सारी वीडियो आ रही हैं उनकी PDF उसी पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखते हैं फिर अगली शिफ्ट में।